रायबरेली में प्रियंका गांधी ने की चुनावी सभा, पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा यूपी को किसी को गोद लेने की जरूरत नहीं। मोदी बताएं वाराणसी में क्या किया। तो वहीं रायबरेली में ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी जहां जाते हैं रिश्ता बनाते हैं, पर रिश्ता बताने से नहीं निभाने से बनता है। यूपी के फतेहपुर में मायावती ने साधा विरोधियों पर निशाना, कहा यूपी में असुरक्षा और आतंक का माहौल, अखिलेश ने प्रचार पर बहाया पैसा। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा सेना प्रमुख के बयान पर न हो सियासत। सेना प्रमुख के बयान से बीजेपी सहमत। जितेंद्र सिंह ने कहा कांग्रेस सेना का गिरा रही है मनोबल। भारत के साथ रणनीतिक वार्ता से पहले चीन ने आतंकी मसूद अजहर का किया बचाव, कहा मसूद अजहर पर प्रतिबंध के लिए भारत दे पुख्ता सबूत। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हालात एक बार फिर बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। 14 फरवरी को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मेजर की शहादत हुई और 4 सेना के जवान भी शहीद हुए। उसके बाद पत्थरबाजी का एक दौर फिर से शुरू हो गया, जिस पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि अगर पत्थरबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी हरकतों को आतंकवादियों के मदद के रूप में समझा जाएगा और यह राष्ट्रद्रोह होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद क्या था, फिर सियासी बवंडर मचना शुरू हो गया और विपक्ष ने इसको आड़े हाथों लेते हुए सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। सत्ता पक्ष की तरफ से जितेंद्र सिंह, जो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कमान संभाला और कहा कि सेना का मनोबल नहीं गिराया जाना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच यह है कि जम्मू कश्मीर के हालात एक बार फिर बदतर होते दिखाई दे रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने की भी आवश्यकता है। लेकिन इस पर राजनीतिक दलों को मिल बैठ करके एक साथ माथापच्ची करने की आवश्यकता है, जो नहीं हो रही है। तो बयान पर सियासत शुरू हो गई है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा था कि अगर पत्थरबाजी होती है जम्मू कश्मीर में और इससे आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह मिलता है तो पत्थरबाजों को भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 14 फरवरी को हुए मुठभेड़ में एक मेजर की शहादत हुई थी और 4 सेना जवान भी उसमें शहीद हुए थे और बताया यह जाता है कि जिस वक्त मेजर को ले जाने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, जिस वजह से देर हो गई अस्पताल पहुंचने में और उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही जनरल बिपिन रावत ने यह बयान दिया, इस पर सियासी बवंडर एक बार फिर शुरू होता दिखाई दे रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला चल पड़ा है। हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हिंसक घटनाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ दिनों की शांति के बाद राज्य में युवाओं के हाथ में एक बार फिर से पत्थर देखे जा रहे हैं। 14 फरवरी को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मेजर सतीश दहिया शहीद हो गए थे। मेजर दहिया जब जख्मी थे और उन्हें जल्द अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी तो लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और वो शहीद हो गए। इतना ही नहीं, कई मौकों पर पत्थरबाजों की वजह से आतंकियों ने सेना का घेरा तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का ये कहना कि अगर कोई पत्थर इसलिए बरसाए कि उससे आतंकियों को मदद पहुंचाई जा सके तो उन्हें भी राष्ट्रद्रोही समझा जाए। फिर क्या, बयान पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने एतराज जताया तो केंद्र सरकार ने पलटवार की। कांग्रेस के नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि जो सेना के द्वारा कार्रवाई हो रही है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है
और सेना के अध्यक्ष जो कह रहे हैं उनकी मानसिकता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। देश और राष्ट्र ऋणी है भारतीय सेना, भारत के अर्धसेना बलों का, और ये ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। यदि आज हम सुरक्षित हैं, हम अपनी दिनचर्या अपनी इच्छा अनुसार निभाने में सफल हैं, तो मात्र इसलिए कि देश की सेना के जवान दिन रात सेनापति बनकर के हमारी सुरक्षा सुनिश्चित किए हुए हैं। हम जब सोते हैं वो जागते हैं। ऐसे में भला जब इतने संवेदनशील मुद्दे पर सियासत हो तो चिंता बढ़ना भी लाजमी है। अफसोस की बात यह है कि राज्य में फैली अशांति को दूर कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होने की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां मिल बैठकर समाधान निकाले तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी हाँ, तो एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हालात बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोशिशें भी की जा रही हैं और सेना प्रमुख ने इसीलिए ये चेतावनी दी है कि ताकि वो लड़के जो पत्थर लेकर के सड़कों पे आ जाते हैं और सेना पे पथराव करते हैं वो सचेत हो जाएं, समझ लें कि ऐसी घटना सेना के मनोबल को गिराने के लिए जो की जा रही है उससे सेना का मनोबल नहीं गिरेगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी है। इस पर सियासत होती दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर के, और एक दूसरे पर जम करके आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करें। चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में और जो लखनऊ से जुड़ चुके हैं मेहमान, उनका हम तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त हैं यासिर जिलानी, जो बीजेपी के नेता हैं। यासिर जिलानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ। नवीन श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अनिल हरनाल है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। अनिल हरनाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा सैफ अली खान, कांग्रेस के नेता हैं। सैफ अली खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया फैज जी। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल हरनाल से। हरनाल जी, जम्मू कश्मीर के हालात लगातार बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीच में शांति भी देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर वही दौर शुरू हो गया जो पिछले दिनों देखने को मिला था। आशंका एक बार फिर व्यक्त की जा रही है कि शायद कश्मीर या घाटी उसी रास्ते पर न चल पाए। कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए? इस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो घाटी के हालात है वो एक अलग मुद्दा है। को समझने के लिए मैं पहले ये बताऊंगा कि जो सेना अध्यक्ष जी ने कहा, जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा, उन्होंने 3 बातें कही। दोनों पहले कहा कि ये जो बच्चे पथराव कर रहे हैं, उनके माता पिता से उसने गुजारिश करी कि इनको इस काम से रोको, आतंकवादी के दायरे से बाहर निकालो और अपने फोल्ड में ले लो। अगर ये आपसे नहीं होगा और ये अगर ये पथराव करते रहेंगे तो फिर हम इनको बिल्कुल आतंकवादी मान के इन पे एक्शन लेंगे। और तीसरी बात ये थी, अगर किसी ने भी वहां पाकिस्तान का या आईसिस का झंडा फहराया, वो भी बिल्कुल एंटी नेशनल और टेररिस्ट माना जाएगा। ये बात है। अच्छा, पिछले 2 महीने से क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप खुद सोचें, ये एक्चुअली ये बच्चे क्यों सड़कों पे आ रहे हैं? ये आतंकवादी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये सब पैसे का खेल है। जब ये पैसा बंद हुआ डिमोनेटाइजेशन का और पैसा नहीं था 2 महीने वैली में कहीं पाकिस्तान से आया हुआ 1500 के नोट, ये पथराव क्यों बंद था 3 महीने? अब फिर क्यों शुरू हुआ है एकदम? ये इस बात पे गौर करना चाहिए। तो इसलिए हमें खाली सियासत ही नहीं, जो फौज के हाथ बांधे हुए, ऑल्दो AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अभी लागू है वहां पे, पर फिर भी हमारे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि ये जो बच्चे पथराव कर रहे हैं इनके ऊपर हम कोई एक्शन ले नहीं सकते। गलत बात। लेकिन अभी जो हमारे सेनाध्यक्ष ने कहा है, अगर इसका हम मान के इससे चलें तो मुझे लगता है कि ये सब बातें कम हो जाएंगी। तो आखिर क्या रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? क्या सेना प्रमुख ने जो चेतावनी दी है, वो चेतावनी खाली अपनी सेना की यूनिट्स को बचाने के लिए? जैसे आप जानते हैं मेजर दहिया की मौत किसलिए हुई? क्योंकि वो अस्पताल नहीं जा सके। अब ये तो बिल्कुल बात मानने को हम तैयार नहीं है ना। चलिए, ये तो ठीक है, चेतावनी की बात है। या फिर और दूसरी बात ये है कि इसका कोई सेना से कोई हल नहीं है। यही असल में जानना चाह रहा था। ये तो सही बात। इसका रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? इसका रास्ता सियासत है। इसका रास्ता यही है
कि हमें पहले तो जितने एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वहां जी। के उनको पकड़ना चाहिए। उनको हम क्यों नहीं पकड़ते? कोई भी कहीं भी खड़ा होकर कोई भी झंडा फहरा देता है, कोई भी बात कर देता है, उनको हिरासत में क्यों नहीं लेते आप? ये तो कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं है जी। ठीक है ना? और उसके बाद फिर आप डेवलपमेंट का काम शुरू करें। पैसे की कोई कमी नहीं है, इतना पैसा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, डेवलपमेंट का काम शुरू करें, स्कूल दोबारा खोल के चालू करें, यही तरीका है। चलिए यासिर जिलानी क्या जवाब देंगे? आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में भी है गठबंधन में, और केंद्र में भी आपकी सरकार है। जो ब्रिगेडियर साहब ने बात उठाई है कि ये सब जो दिक्कतें अगर दूर की जाए तो शायद इसका समाधान निकाला जा सकता है, उस तरफ बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले मेजर दहिया और उन 4 जवानों जो जिनकी शहादत हुई है, मैं उनको सलाम करता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे जो सेना प्रमुख ने जो बात कही है उस पे भारत सरकार बिल्कुल अडिग है और किसी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं दी जाएगी। अब वो ना तो वैसी सरकार है जिन्होंने उनको छूट दे रखी थी, किसी तरह की ये अमानवीय हरकतें जो कश्मीर में हमारा मेजर अभी उसको गोली लगी है, वो इंजर्ड है और उसके जब वो उसको लेके जाते हैं तो वो लोग नहीं हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए बिल्कुल उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं मैं अब आपके नेशनल चैनल से कि अब भी वक्त है, समझ जाएं, अब वो टाइम नहीं है ना वो सरकार है। किसी तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी आने वाले टाइम में। और क्योंकि कश्मीर का जो इशू है बहुत इमोशनल इशू है, कश्मीर को आपको समझना होगा। जिस तरह से हम लोगों ने कश्मीर के अंदर घाटी में जाके बारामूला से लेके और श्रीनगर तक काम करके हमने वहां देखा है। हम चाहते हैं कि कश्मीर का हल हो, हम चाहते हैं कि कश्मीर के नौजवान बाहर निकले, उन्हें रोजगार दिया जाए और रोजगार दिया जा रहा है, उनसे डायलॉग स्टैब्लिश किया जा रहा है। हमारी सरकार में जो हमें काम मिला था, आपने अभी देखा भी होगा कि पिछले 15-20 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बहुत बड़ा मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ एक करा था, जिसमें कश्मीर के युवाओं को उनके छोटे छोटे गांव से लेके आए थे। वो इसलिए लाए थे कि जो ये पत्थरबाजी जिस तरह से खत्म हुई थी, देखिए मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से सहमत हूं। इसमें सिर्फ वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि इनका वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अलगाववादी बर्बाद हो चुके हैं, उनको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो इस तरह के लड़कों को, जो हमारे नौजवान हैं, जो भारतीय हैं, 100% भारतीय हैं, भारत से मोहब्बत रखते हैं, उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको किसी भी तरह से बहकने नहीं देंगे, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए ठीक है, लेकिन बच्चे बहक रहे हैं और जब आप उनको बहकाने वाले एलिमेंट वहां पे हैं, तो नवीन श्रीवास्तव, हम भी कोशिश करेंगे कि उनको सही रास्ते पे लाएं। क्यों रहे ये आप ये नहीं, इसके लिए हमने ब्रिगेडियर साहब जाके काम किया है और हमने लोकल लेवल पे एस्टैब्लिश करी है डायलॉग। हमने वहां के नौजवान जो बच्चे हैं, जो 12th में हैं, अभी कॉलेज पास आउट करने के कागार पे खड़े, हम उनसे जाके हमने बात करी, 1-to-1 बात कर रहे हैं और उनको भारत के बारे में बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहकाव में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक उनको रोजगार नहीं देंगे आप, नहीं रोजगार देखिए मुहैया, जो आप रोजगार कैसे देंगे जब तक इंडस्ट्री शुरू होगी? पिछले 40 साल का जो पूरा एक जंजाल जो बना रखा था, जो वहां की सरकार, चाहे अब्दुल्ला साहब की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, हम लोगों ने अब जो एक नया हमारा मेजरमेंट तैयार हुआ है, हम उसमें काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका हल निकले। पर अभी तक कोई फर्क नहीं दिखा। अभी टाइम भी तो 1 साल हुआ है ना, अभी आप धीरे-धीरे देखिए सरकार काम करेगी। तरीका यही है, तरीका यही है। हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग भी आए, जो पैसे आतंकवादी दे रहे हैं वो पैसे अगर सरकार दे, मुआवजा मतलब नौकरी देने के बाद, ये देखिए बेरोजगारी एक बड़ी वजह है ब्रिगेडियर साहब की नजर में। बिल्कुल। चलिए नवीन श्रीवास्तव, जो घाटी में एक बार फिर जो ताजा हालात हैं, हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पर? सियासी बयानबाजी जिस तरह से हो रही है, क्या इससे समाधान मुमकिन है? देखिए फैज जी, जम्मू कश्मीर की समस्या कोई आज की नई समस्या नहीं है जी। और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इतनी गंभीर समस्या को कुछ राजनीतिक दल बहुत ही छोटे नजरिए से देख रहे हैं जी। अभी जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के खिलाफ जी, उस पर भी जिस तरह से राजनीतिक दलों के बयान आए जी, वो बहुत ही निंदनीय कहे जा सकते हैं। क्योंकि देश की सुरक्षा, देश की विदेश नीति ये किसी पार्टी विशेष की नहीं होती है, ये पूरे देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए हर सरकार एक ठोस कदम उठाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वहां पर कुछ ठोस कदम उठाए सर्जिकल स्ट्राइक में, वहां सरकार बना के।
अभी जो जनरल साहब का बयान आया है उसको मैं उसकी 100% मैं तारीफ करता हूं। जनरल साहब का बयान बिल्कुल सही बयान है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर जम्मू कश्मीर में कुछ तत्व ऐसे हैं जो बच्चों को बहका के पाकिस्तान के झंडे फहरवाते हैं, सेना पर पत्थर चलवाते हैं, तो इसको कड़ाई से निपटना चाहिए। एक बार बच्चों को छूट दी जा सकती है, लेकिन बार बार ऐसी हरकतें हो रही हैं जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको सख्ती से निपटने का जनरल साहब का बयान कहीं से गलत नहीं है। लेकिन नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त अनिल हरनाल मौजूद हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। इनका कहना है कि जो पैसे बच्चों को मुहैया आतंकवादियों की तरफ से कराए जा रहे हैं, अगर वो बच्चों को रोजगार मुहैया करा दिया जाए तो शायद बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं होगा, ये समाधान की तरफ बढ़ने का एक रास्ता हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल 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 ब्रिगेडियर साहब की बात से मैं सहमत हूं। रोजगार देखिए, आज जम्मू कश्मीर में सरकार बदलने के बाद यह फर्क हुआ है कि आप देखिए लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जम्मू कश्मीर के बच्चे टॉप कर रहे हैं। जी, पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि आईएएस आईपीएस में सरकार जम्मू बदलने कश्मीर से के बच्चे टॉप टॉप करने कर का रहे क्या हैं। मतलब होता है? जी नवीन श्रीवास्तव, नहीं सरकार बदलने से परिस्थितियां टॉप बदल करने रही, का क्या सरकार संबंध बदलने होता से है? परिस्थितियां बदल रही हैं। नहीं, ये तो बड़ी बिल्कुल, अजीब सी बात है सरकार ना, बदलने नवीन से श्रीवास्तव। परिस्थितियां बदलती हैं। अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है, कोई स्टूडेंट टॉप कर रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी है। नहीं, बट जी, उसकी वो सोच में भी उसके अंदर देखिए फर्क क्षमता आया है। है। वो टॉप अपनी क्षमता पे करता है, सरकार बदलने से नहीं करता कोई। देखिए सोच में फर्क आता है, सोच में फर्क आ और रहा है। आप ये माहौल नहीं बदल कह रहा है, सकते कि लोगों- सरकार बदलने उसे से लगता है कि परिस्थितियां नहीं बदलती हिंदुस्तान हैं। जो उसकी मातृभूमि है वहां चलिए, भी उसके लिए बहुत जी, कुछ सर, है। मैं ये सर, कहूंगा जी कि ब्रिगेडियर साहब, जी देखिए, बोलिए देखिए, ब्रिगेडियर सोच साहब। इसलिए बदल रही है, जी आप सबको मालूम है कि आईएएस आईएएस वगैरह में टॉप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। जी। पढ़ाई करने के लिए आपको वो सब सुविधाएं मिलनी जी। चाहिए, किताबें मिलनी चाहिए, कोई जी। पढ़ाने वाला मिलना जी। चाहिए, बिजली पानी सब चीज का प्रबंध होना चाहिए। जी। पहले क्यों नहीं हो रहा था और अब क्यों होना शुरू हुआ है जी। ये सोचने की बात है। नहीं, तो तो पहले जो का वो क्या कह रहे हैं मतलब? श्रीवास्तव साहब, नहीं। उनसे थोड़ी बहुत मैं बात में बिल्कुल सहमत हूं कि यस कोई प्रोग्रेस हुई है, तभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, स्कूल जा शाह रहे हैं। फैसल टॉप किए थे तो काफी पहले किए थे वो। नहीं, सरकार नहीं, बदलने से नहीं, बहुत पहले नहीं, किए नहीं, थे। नहीं, सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, उन्होंने सरकार की बात नहीं की, उन्होंने कहा। के शकील डार का नाम भूल रहे हो जिसने जी। अभी टॉप किया है। तो मैं आपको बता दूं उनके पहली साहब देखिए टैलेंट सोच को क्यों बदल रही सरकार है। से क्यों बांध रहे हैं सोच भाई? इसलिए हम बदल रही इसीलिए है कि सवाल जो कर रहे हैं। राष्ट्रवादी ये तो बहुत गलत बात है, नहीं गलत बात है। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। कोई अगर किसी के अंदर वो क्षमता है, वो सलाहियत है, उसको सरकार से क्यों बांध रहे हैं आप? नहीं, इसलिए कि मैं सरकार आपको से कोई लेना देना नहीं है। वहां की जीरो रिपोर्ट बता रहा हूं क्योंकि हमने वहां काम किया। आप जानते हैं कि कश्मीर में जाके हमारे मंच ने काम किया और हम लोग काम करते रहते जी। हैं। पिछले 10 साल से कोशिश करके जितने राष्ट्रवादी संगठन है हमने वहां इकट्ठा करके कश्मीर से बारामूला घाटी तक वहां पहुंच के लोगों को, हमारे यंग लड़कों को हमने बताया कि भारत तुम्हारा है और भारत में तुम्हारे लिए हर चीज मौजूद है। फिर तुम क्यों बुरहान वानी जैसे आतंकवादी बनना चाहते हो? तब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई कि और आप जो कह रहे हैं आईएएस में टॉप कर रहे हैं, मेडिकल में टॉप कर रहे हैं और बीएसएफ में लोग आ रहे हैं। और अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि जिस तरह से लड़के निकल के आ रहे हैं उनकी सोच बदली है। ये सरकार की देन होती है क्योंकि जब हम आपको नहीं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। नहीं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। सिर्फ आप ही के पास आ रहे हैं। नहीं मैं एक मिनट बात खत्म करूं। जब हम निचले स्तर पे बिल्कुल गांव में जब जाके हम बात करते हैं ना, लोगों से रात में इकट्ठा करा, 10 लोग बैठे, बात करी, बताया उनको, उसके बाद फौरन दूसरे लोग आके उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि सख्ती है, पुलिस भी हरकत में रहती है, तो इस तरह की चीजें नहीं आ रही है। 2016 नहीं आ रही है। 80% स्कूल जम्मू कश्मीर में लोगों ने ये जो समस्या है, ये जो समस्या है, ये कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। जब आपकी भी सरकार हुआ करती थी, समस्या नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और अब्दुल्ला फैमिली के टाइम मैं वही बता, मैं वही जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जब कांग्रेस की, ये समस्या तब भी थी जब आपकी सरकार थी केंद्र में और राज्य में, बावजूद इसके इस समस्या का समाधान नहीं। फैज भाई बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब मैं इनके पॉइंट्स बताना चाहूंगा अभी सरकार में जब से इनकी फॉर्मेशन हुई है तो बीच में टोके। हाँ, चलिए बोलिए। मैं आपको बताऊंगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कर्फ्यू जो जम्मू एंड कश्मीर में लगा है इस वक्त, वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में लगा है, जो इस वक्त रिकॉर्ड्स में। हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो हुई है, जो हमारे जवान शहीद हुए, और अब लगातार जो खबरें आ रही हैं कि अब 4 जवान शहीद हुए और मेजर साहब भी शहीद हुए हैं, तो वो आपके टेन्योर में आ रही हैं। और ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपने डिमोनेटाइजेशन जैसा तो स्टेप उठा लिया। जब आपने रोजगार
जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर का, आपको मैं एग्जांपल हमेशा देता आता हूं कि 2014 से लेकर 2017 तक केवल 1.5 लाख नौकरियां जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्रिएट कर पाई है। मैं जानता था कि आप बीच में रोकेंगे, आपका मकसद है ये, आपने गलत आंकड़ा नहीं है, मैं आपको आप जवाब दे देंगे, आप जवाब दे देंगे, आपसे जवाब ले लेंगे, आपसे जवाब ले लेंगे, आप साबित कर देंगे ये गलत बोल रहे हैं, प्लीज उन्हें बोल लेंगे, उन्हें बोल लेंगे, आप जवाब दे देंगे या फिर आप इसे साबित कर देंगे गलत है, आपको मौका मिलेगा आप साबित कर देंगे। ऐसा ही होता क्यों है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल बहुत है, सवाल बहुत है, मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं पेश कर दूं। ज्यादा बढ़ क्यों जाती है? आप रोजगार की बात नहीं करते, आप उनको मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करते, आप उनको क्या शुरुआत की आपने जनाब? आप सिर्फ यहाँ चिल्लाने की शुरुआत करते हैं और आप यही दिक्कत है। सर्जिकल स्ट्राइक का जवान सुनिए, चलिए ठीक है, जब से हमारा ऐसा नहीं होगा, भारी भारी से अपनी बात रखें। तब से सर्जिकल स्ट्राइक करते आ रहे हैं। आप लोगों से जी बिल्कुल, आपको शर्म आनी चाहिए, प्लीज हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, काफी संवेदनशील मुद्दा है ये, काफी संवेदनशील मुद्दा है, आप लोग भी शालीनता के साथ अपनी अपनी बात रखें, इस तरह से हंगामा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए ठीक है, नहीं प्लीज 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 यहाँ से आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दे देंगे, जवाब दे देंगे। चलिए सैफ, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा, काफी हंगामा हो गया, ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, गर्मा गर्म बात जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात पर। एक बार फिर घाटी के हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं और पत्थरबाजियां हो रही हैं। आपने देखा 14 फरवरी को मेजर की शहादत होती है और कहा यह जा रहा है कि अगर पत्थरबाजी नहीं करते तो शायद वो वक्त मिल जाता और उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता, उनकी जान बच सकती थी। उसके बाद सेना प्रमुख बिपिन रावत का बयान आया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो पत्थरबाज हैं इस तरह की हरकतों से अगर बाज नहीं आए तो उन्हें भी राष्ट्रद्रोही समझा जाएगा, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पे एक तरह से बहस छिड़ गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, इससे पहले भी दूसरी सरकारें रही, लेकिन हालात बहुत ज्यादा संभलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीच में शांति भी रही है। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। हम ब्रेक पे जाने से पहले जब सैफ अली खान के पास गए थे तो काफी हंगामा हो रहा था, लेकिन हम ब्रिगेडियर के पास जाएंगे जो हमारे साथ हैं, अनिल हरनाल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है। अनिल, जो घाटी के हालात हैं बहुत पुराने हालात है, आपने देखा 1989 से ये शुरू हुआ और काफी हंगामा चलता रहा, बार बार कोशिशें भी होती रही, लेकिन फिर रास्ते से वो जो पीस प्रोसेस कहा जा सकता है एक शब्द में अगर बोला जाए तो वो फिर भटकता दिखाई दिया। जो घाटी है जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दें, जो घाटी है, घाटी में जैसे आपने कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी है जिसकी वजह से ये दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो राज्य सरकारें हैं वहां की या केंद्र सरकार को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, उनकी उदासीनता एक बड़ी वजह रही है? हाँ, मैं राज्य सरकार बोलूंगा, केंद्र सरकार नहीं जी, क्योंकि ये स्टेट मैटर है जी। केंद्र सरकार से काफी पैसा जाता है जेएंडके को जी, जेएंडके उसका इस्तेमाल होता है या नहीं होता है वो तो केंद्र सरकार की, राज्य की सरकार के ऊपर ही है जी। अब जैसे
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे लाइनें, सोलर और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, ये सब बड़े फर्स्ट क्लास बन रहे हैं अभी। अब उसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन में बिजली मिलती है यानी आखिरी गांव को, ये तो केंद्रीय सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट का काम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो राजकीय सरकार है उसको और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए। जी, आप चूंकि सेना में रहे हैं, ब्रिगेडियर रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात आपको ज्यादा तजुर्बा है, ज्यादा जानकारी है, ज्यादा समझ है। आप जरा ये बताएं, जो डायलॉग का प्रोसेस रुका है, जो वार्ता होनी चाहिए जो शायद नहीं हो पा रही है, वो भी एक वजह मान सकते हैं कि जो लोग हैं वहां, स्थानीय लोग हैं, उनमें विश्वास की कमी आती दिखाई दे रही है इस मुद्दे को लेकर के कि जो पीस प्रोसेस के लिए डायलॉग वार्ता पीस प्रोसेस में स्थानीय आदमी का या जम्मू कश्मीर का, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, उसमें पाकिस्तान शामिल उसका नहीं, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये जो डायलॉग तभी होगा जब पाकिस्तान से आतंकवाद बंद होगा। जी, और जो में घाटी के अंदर जो लोग, घाटी के अंदर कौन है जो घाटी के अंदर अगर आप गए हो और अगर आप कॉमन आदमी से बात करें, कोई आतंकवादी नहीं है। ये तो बाहर से जितना पैसा आ रहा है और जो लोगों को दिया जा रहा है, जिनको आतंकवादी बनाया जा रहा है, उनको रोकने का एक ही तरीका है कि बॉर्डर से ना आतंकवादी इस तरफ आए ना पैसा आए। जी, जब ये आप कंट्रोल कर लेंगे, आप जम्मू कश्मीर या कश्मीर वैली में आतंकवाद को खुद कंट्रोल कर लेंगे। तो कैसे? तो इसीलिए जो हमारी सरकार का जो पहले से ही रहा है मुद्दा कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होता हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये कैसे मुमकिन होगा? आतंकवादी को रोका जाए, घुसपैठियों को रोका जाए, कोशिशें हो रही है, बावजूद इसके ये रुक नहीं पा रहा है। इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए ना। इसके बारे में ना पाकिस्तान बातचीत करता है ना हम करते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की पूरी आर्मी का जो सर्वाइवल है वो जम्मू एंड कश्मीर की जो हालात है उस पे है, क्योंकि और तो इनकी लड़ाई हो नहीं रही कहीं किसी के साथ। जी, आप ये जानते होंगे जरूर कि पाकिस्तान की आर्मी वहां एक कॉर्पोरेट एंटिटी है। जी, बैंक चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, मॉल चलाते हैं, प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं। ये सब काम बंद हो जाएगा उनका अगर कश्मीर की समस्या हल हो गई तो इसीलिए एक के बाद एक जितने भी चीफ आए हैं या पाकिस्तान हमेशा जो मार्शल लॉ के अंडर रहा है उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। जी, अब आप बोलेंगे कि अभी जो नए चीफ हैं उन्होंने बोला है कि इंडियन डेमोक्रेसी को स्टडी करा जाए। हाँ। वो मेरा तो ये ख्याल है कि इसको थोड़ा सा सोच के ही थोड़ा समझना चाहिए इस बात को कि जो प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है अमेरिका से और बाकी देशों से करने के लिए, तो ये जो कहते हैं वो करते हैं, वो दो अलग चीजें। अब जो उसने बोला और क्या आगे होगा वो तो टाइम ही बताएगा। जी जी, बिल्कुल। नवीन श्रीवास्तव, ब्रिगेडियर साहब की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? वार्ता होनी चाहिए, लेकिन कैसे हो वार्ता? पाकिस्तान चाहता ही नहीं। देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत सही बात बताई कि पाकिस्तान में जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसका कोई नियंत्रण नहीं है। जी, पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी आईएसआई और सेना ही तय करती है। जी, तो पाकिस्तान से तो हमें उम्मीद रखने की कोई बहुत वो नहीं है। जी, देखिए फैज जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का मसला पाकिस्तान से तो बाद में बात होगी। पहले हमको अपने देश में एक राजनीतिक एक हम लोगों को एक रूपता बनानी पड़ेगी। आज जम्मू कश्मीर में क्या है जी, देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो कुछ राजनीतिक दल कुछ बयान देने लगे जी, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए जी, जनरल साहब का बयान आया, देश की सुरक्षा के लिए बयान आया, उस पर राजनीतिक बयान शुरू हो गए। हो सकता है उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव और राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वह भी एक फैक्टर है। और देखिए, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मसले को राजनीतिक या धार्मिक नजरिए से जब तक राजनीतिक पार्टियां देखना बंद नहीं करेंगी और आपस में भारत के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें एक आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तब तक आप पाकिस्तान से क्या उम्मीद रखेंगे? जी, जाहिर सी बात है। अभी दिक्कत यह है कि पीडीपी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पीडीपी खराब हो जाएगी, कभी कांग्रेस खराब हो जाएगी, पीडीपी बीजेपी से सरकार बनाएगी तो खराब हो जाएगी। तो इन सारी चीजों पर देश हित, राष्ट्र हित में और जम्मू कश्मीर की समस्या का ईमानदारी से हल करने के लिए मुझे लगता है कि जितने बड़े राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में है, देश में है, उनके बीच एक सामंजस्य बनना चाहिए, एक नीति बननी चाहिए। और दुर्भाग्य है कि जब जम्मू कश्मीर में सेना सख्ती करती है आतंकवादियों पे तो उसको धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जाता है अपने अपने राजनीतिक कारणों से। जी,
तो ये चीजों से हमको बचना पड़ेगा अगर वाकई हम जम्मू कश्मीर का राजनीतिक हल चाहते हैं तब। नवीन श्रीवास्तव, जो रास्ता आप बता रहे हैं, जो रास्ता आप दिखा रहे हैं, उस रास्ते पे कैसे चला जाए, कैसे मुमकिन हो ये? क्यों नहीं मुमकिन होगा? बहुत सारी चीजें देखिए, 1971 में आपको याद होगा जब बांग्लादेश से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, तो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी का पूरा समर्थन किया। आज जम्मू कश्मीर की समस्या को भी हमको उसी नजरिए से देखना पड़ेगा और सारे राजनीतिक दलों को मिलकर एक नीति बनानी पड़ेगी और सबको सहमति बन देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे, सेना का प्रमुख कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, देश हित में उन्होंने बयान दिया, राजनीतिक दलों के बयान आने लगे, तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति, आप चुनाव की राजनीति को देख के बयान आ रहे हैं, इनको आप देश हित का बयान नहीं कह सकते हैं। आपको आपको इन सब चीजों से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। देखिए, सारी सरकारें रह चुकी है जम्मू कश्मीर में, एनडीए की, पीडीपी की, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी, किसी ने आज तक जो वहां आतंकवादी नहीं है, जो सेपरेटिस्ट है, ये कहने वाले लोन वगैरह, इनको पकड़ा क्यों नहीं? जी, जो आदमी पाकिस्तान के झंडे खड़े करता है या आईसीस के झंडे खड़ा करता है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? साहब को मैं करेक्ट कर दूं कि पहली बार एनडीए गवर्नमेंट बनी है, वहां पे बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो पर वहां झंडे को आईसीस के है कि आज के डेट में कोई भी अलगाववादी नेता किसी तरह की कोई हरकत सामने आके नहीं कर सकता। कल आपने कल सुना आप सच्चाई तो कबूल कर नहीं सकते। नहीं, आपको सच्चाई का ज्ञान नहीं है। आप देखिए, मैं बताना चाहूंगा इनको कि ये रोजगार की बात नहीं करते, रोजगार की वजह से मैं बताना चाहूंगा कॉलेजेस में पढ़ाई करेगा, स्कूलों में पढ़ाई करेगा, जवाब तो लेना। अगर नहीं आप पहले थोड़ा सा जवाब ले सुन तो यासिर, आपकी सरकार है, किसने आपको? नहीं जी बोलिए। आप बताइए, एक साल में हमने अरेस्ट नहीं किया, हमने वहां तो आप आतंकवादी बुरहान वानी को मारा, जब बुरहान वानी को मारा तो यहाँ धार्मिक सवाल ब्रिगेडियर साहब ने किया, उसका जवाब दीजिए। करने वाले पाकिस्तान ब्रिगेडियर साहब ने सवाल किया, उसका जवाब दीजिए। आपको जवाब दे रहा हूँ, बुरहान वानी को हमने मारा कि नहीं मारा? मैं बताता हूँ आपको, नौजवानों का, लेकिन मैं कह रहा हूं, जवान आज से शहीद नहीं हो रहे, धार्मिक राजनीति जवान शहीद हो रहे हैं, उन्होंने जवान शहीद हो गए 2016 में, दिखाना शुरू कर 90 जवान शहीद हो गए 2016 में। सख्ती और भी करेंगे, लेकिन इस तरह के जो बिल्कुल दलाली आवाज नहीं आएंगे। कश्मीर मेरे पास आंकड़ा, मैं आपको जवाब ले लूंगा। इनके कांग्रेसी दलाल नेता हैं, नहीं आएंगे। शब्दों का चयन, शब्दों का चयन समझ के, शब्दों का चयन समझ के, संजय मर्यादा न लागे, शब्दों का चयन समझ के। वो सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं अपना खिताब देते हैं, जवानों को खिताब देते हैं। आप मोदी जी खड़े हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बड़ी तो कर रहे होते हैं, कश्मीर और मोदी जी खड़े होगा, कश्मीर का हल हम प्यार से, मोहब्बत से करेंगे। मोदी जी ने हल हम 100% मैं विनती करूंगा, मैं आप लोगों से विनती करूंगा, मैं अभी नवीन श्रीवास्तव ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी को एक और आना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? कैसे आया? मुमकिन नहीं है। हमारे जवानों को आंख दिखाया है हमने, घर में घुस के पाकिस्तान के अंदर ये उपलब्धि है सरकार की, ये उपलब्धि है। आपको मालूम नहीं है, आपके जो लोग देखेंगे वो हंसेंगे कि आप सेना के ऊपर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो सेना के ऊपर, जो हमारे अभी बिल्कुल सेना के ऋणी है, जो भागते हैं। आराम से भाई, आराम से, आराम से। सेना ही हिंदुस्तान को, ठीक है, आपको जो इस बात आराम से बात से रह रहे हो, सेना की देन है। हम बिल्कुल, हमारा इस वक्त नजरिया क्लियर है। सवाल कुछ और था यासिर गिलानी ब्रिगेडियर साहब का, वो जवाब देना चाहिए था। जो सवाल उन्होंने किया वो जवाब आपने नहीं दिया। यासिर प्लीज, यासिर प्लीज, शहादत पेश करते आ रहे हैं देश के लिए, लेकिन मोदी जी की तरफ नवीन श्रीवास्तव, नवीन एक मिनट, नवीन श्रीवास्तव, प्लीज,
शर्माना चलिए ठीक है। नवीन श्रीवास्तव, अभी मैंने अभी आपका सजेशन आया था, अभी आपका सुझाव आ रहा था, कैसे मुमकिन है? देखा आपने, दो राजनीतिक दल के, राष्ट्रीय दल के नेता यहां बैठे, प्रवक्ता यहां बैठे हैं, एकजुट एक साथ एक बात नहीं कह पा रहे हैं, हंगामा आराई हो रही, कैसे मुमकिन होगा? नवीन श्रीवास्तव, देखिए फैज साहब, अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे और बाकी सारे लोग भी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है जी। तो अगर बच्चों को रोजगार मिल जाए तो ये दिक्कतें नहीं। रोजगार क्रिएट नहीं किया जाएगा तो कहां से होगा रोजगार? सुन लीजिए बोल तो लेने दीजिए ना, फिर आपसे हम जवाब ले लेंगे जी। हम बोल लेने दिए, नवीन श्रीवास्तव को बोल लेने दीजिए ना प्लीज। चलिए प्लीज हमने करवाया प्लीज, ऐसे नहीं होगा ना, बोल लेने दीजिए ना, उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखेंगे। जी बोलिए। सुन लीजिए, देखिए जम्मू कश्मीर ये बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं आप, बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में रोजगार एक निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में पूरे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। दुर्भाग्य है कि रोजगार का मतलब हम लोग सिर्फ सरकारी नौकरियों से समझते हैं जी। देखिए दुनिया में रोजगार देने का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, सेक्टर है, उसमें पर्यटन एक सबसे बड़ा सेक्टर है। और जम्मू कश्मीर का सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर पर्यटन के दृष्टिकोण से इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी जिन्होंने $3 बिलियन इस वक्त वापस ले गए आपके डीमोनेटाइजेशन के स्टेप की वजह से, आप जानते नहीं तो मत आया करिए डिबेट के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप जानते नहीं तो आप क्यों बोलते? जो कंपनियां यहाँ पे पैसा लगाती है, आपके पास होगा बोल नई कंपनियां क्रिएट होती जिसमें रोजगार क्रिएट होता, भारतीय जनता पार्टी के पूरी करने दी। नवीन जी आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद बहस करिए। जी नवीन जी बोलिए, जी बोलिए, जी नवीन जी। देखिए पर्यटन का क्षेत्र दुनिया में रोजगार देने का सबसे बड़ा एक सेक्टर है जी। जम्मू कश्मीर को ईश्वर ने इतना पर्यटन के क्षेत्र में इतना दिया है कि पर्यटन ही एकमात्र एक अकेला एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिससे जम्मू कश्मीर में रोजगार की समस्या दूर हो जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में पर्यटन ठीक से हो, पर्यटन में पर्यटक आए तो इसके लिए कानून व्यवस्था वहां पर ठीक रखना बहुत जरूरी है। और वाकई अगर सारे राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, रोजगार युवाओं को रोजगार मिले, तो उसके लिए कानून व्यवस्था ठीक करके पर्यटन को क्षेत्र को ही बढ़ावा देना सबसे जरूरी है। पर्यटन क्षेत्र में अगर हम ठीक से काम कर लिए और काम ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर कानून व्यवस्था ठीक रही तो बहुत सारा रोजगार हो जाएगा। नवीन जी तब होगा ना जब शांति स्थापित होगी, जब शांति। आपको बता दूं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ये रोजगार का हर स्टेटों पे फर्क पड़ रहा है। जो आप मैक्सिमम अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अगर आप देखेंगे 5 स्टेट जो हाईएस्ट टॉप करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें से 2 टॉप करती है भारतीय जनता पार्टी की स्टेटें जो है इस वक्त जो है आपके चलते नहीं जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, अरे यार जम्मू कश्मीर की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, हमारा मुद्दा है। क्यों नहीं बढ़ेगा? विमुद्रीकरण का असर कहां पड़ा वो हमारा मुद्दा नहीं है। जहां तक कि पर्यटन का सवाल है जी, जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, लद्दाख में पर्यटन 5 गुना बड़ा है जी। जम्मू में वैष्णो माता वगैरह पर्यटन सब बड़ा है। खाली जो वैली में पर्यटन तकरीबन आधा हुआ। अभी भी अगर आप टिकट बुक करने की कोशिश करें हवाई जहाज पे नहीं मिलेगा आपको श्रीनगर का टिकट, क्योंकि इतने पर्यटक वहां जा रहे हैं जी। एक ये बात। दूसरा एग्रीकल्चर, यस, टूरिज्म एक सेक्टर है, दूसरा एग्रीकल्चर। जो वहां पे इतने फल फूल उगते हैं, केसर वगैरह, वो जो सब खत्म हो रहे हैं और यहां तक पहुंच नहीं रहे, वो बड़ा धक्का लगा है वैली को। क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर है ये वैली का नंबर 1 मनी अर्नर है जी। पैसे जो बनते हैं उनके वो एग्रीकल्चर पे बनते हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब को वो ये याद दिलाना चाहूंगा जो अभी बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, तो नोटबंदी की वजह से जो यहाँ पे जो परेशान हुए लोग जो निकाले गए वो वापस जाने के लिए जो है ज्यादातर सब वापस ही जा रहे हैं। और इस वक्त जहां जम्मू एंड कश्मीर से लोग निकले थे अलग स्टेटों में काम करने के लिए, वो नोटबंदी की परेशानी की वजह से फिर वहां जम्मू एंड कश्मीर में आके उसी गुर्बत में आके फिर नोटबंदी का कोई लिंक नहीं है। मालूम नहीं, हर चैनल पे आप देख लो, नोटबंदी पूरे दुनिया में इस तरह की ना कभी हुई और लोग पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था बदल रही है। जिन्होंने नोटबंदी की बात करके आप लोग विषय को भटकाइए मत। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या वहां पर कानून व्यवस्था है।
नोटबंदी का सबसे बड़ा असर अगर कानून पर्यटन पे व्यवस्था पड़ा है, वहाँ का तो सबसे गोवा बड़ा में विषय पड़ा है, है। उस पर बात क्योंकि करेंगे, नवंबर नोटबंदी दिसंबर और के इन चीजों महीने पर मत में घूमिए। सबसे ज्यादा पर्यटक गोवा में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं। तो नोटबंदी का मेरा ख्याल इससे कोई लिंक नहीं है। मैं आपको बता दूं नोटबंदी लेकिन का सर, असर जो है सर, वो आपके चलिए, सब स्टेटों में नोटबंदी, जिसकी चलिए, परसेंटेज सर, मैं आपको सर, परसेंटेज सर, के लिहाज से सर, बता सकता हूं। सर, हर एक स्टेट मिनट, में एक मिनट, यासिर, और अखलाक यासिर, कैसे है, इस पे बात की जाए। प्लीज, सर मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जरा इसका जवाब देंगे। 2014 में 181 मौतें होती हैं वहां, 29 नागरिक, 103 आतंकी, 49 जवान शहीद होते हैं। 2013 में 181 मौतें होती हैं, 20 नागरिक, 100 आतंकी, 61 जवान शहीद होते हैं। 2012 में 117 मौतें होती हैं, 16 नागरिक, 84 आतंकी, 17 जवान शहीद होते हैं। 2011 में 34 नागरिक मारे जाते हैं, कुल 183 मौतें होती हैं, 34 नागरिक, 119 आतंकी, 30 जवान शहीद होते हैं। 2010 में 375 लोगों की मौत होती है, 36 नागरिक मारे जाते हैं, 270 आतंकी मारे जाते हैं, 69 जवान शहीद होते हैं। क्या उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी? नहीं, बिल्कुल हमारे कांग्रेस की सरकार थी। तो फिर देखिए ये क्यों हुआ? ये पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश तो रहती है कि वहां के अब आप पाकिस्तान पे चले गए। नहीं, देखिए ये मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि पैसों, सुनिए मैं बताता हूं आपको, ये जो जनता है, हमारी जो यूथ है, मुझे अपनी बात बोलिए। ये जो हमारी यूथ है जम्मू एंड फैज कश्मीर, जी, इनको जो है ये पैसों से खरीदिए और जाने के लिए पड़ोसी की मदद की जरूरत क्यों हमें? जवाब तो ले लें हम। पाकिस्तानियों की कोशिश रहती है कि किस तरीके से सब हमारे पाकिस्तानियों देश की में कोशिश थी, आज की आतंक कोशिश फैला है। सके, तो आज मिला की कोशिश के है, और इनके या आज कैसे की भी कोशिश इनके है, नेता सर। मनीष एक शंकर मिनट, अय्यर एक की मिनट, पाकिस्तानी एक मिनट, अगर एक आपको मिनट, शर्म आना सर, चाहिए। सर, आपका मैं नेता आपको मनीष सुधार शंकर करना अय्यर चाहिए की उसका। यासिर, जनाब मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट नंबर ऑफ कर्फ्यू आपने जम्मू एंड कश्मीर में लगाए, आपके टेन्योर में, तो आप कबूल तो करेंगे नहीं, गलत, आप अपने टेन्योर में देखेंगे क्या गलत आप। मनीष शंकर अय्यर का बयान सुना कभी जब आपने? उस वक्त पाकिस्तान जिम्मेदार था, तो आज कौन जिम्मेदार है? नहीं, मैं आपको अभी भी वो कबूल कर रहा हूं कि जो ये पाकिस्तानीज हैं वो हमेशा ही मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो जनता है भोली भाली जो जम्मू एंड कश्मीर की है, उनको किसी भी तरीके से खरीद फरोख्त करके और टेररिज्म की एक्टिविटीज वहां पे शुरू करें। मगर आपका यहाँ पे इस वक्त जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जब डिमोनेटाइजेशन से परेशान कांग्रेस के जितने लोग हैं, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्फ्यू जो है आप उठा के देख लीजिए अभी तक की हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्फ्यू जो है, कर्फ्यू जो लगा है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में आपको भारतीय जनता पार्टी के टाइम क्यों लगा? वो अच्छाई के लिए लगाया गया, वहां पे अगर नहीं लगता तो कश्मीर खत्म हो जाएगा, इसलिए लगाया गया, इसलिए लगाया गया। वहां पे आपको मालूम नहीं है बेरोजगारी और मिलेगी अगर कर्फ्यू लगता रहेगा। उस कर्फ्यू की वजह से सुनिए, आपने कर्फ्यू की बात तो कर रहे हैं, मगर आप ये तो देखिए बेरोजगारी से प्यार करते हैं, आपके नेता ट्रेडिंग नहीं कर कराची से सकते, प्यार करते हैं, आप पेशेवर की बात को लेके लोग अपना काम नहीं कर सकते, आपकी जो रणनीति नहीं कर सकते, लोग कांग्रेस की रणनीति ने कश्मीर का विनती करूंगा, चलिए विनती करूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, कश्मीर का बेड़ा गर्क कांग्रेस की रणनीति ने किया है। आपके सपने में क्या होगा जनाब अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आपकी गंदी सोचे इसकी 2016 में देश का तकरीबन बुरा हाल 90 हो रहा है। जवान शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, कौन है जिम्मेदार? 2016 में तकरीबन 90 जवान शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, कौन है जिम्मेदार? नहीं, आप डायरेक्ट किसी को, अगर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारी कहां पे हम देख रहे हैं। नहीं, आप जिम्मेदारी एकदम से आप कहेंगे जिम्मेदार कौन है? अगर एक आदमी आके आपके 30 साल केंद्र में होगा, 50 साल से आपके गंदी रही, संजीदा इशू नहीं कर सकते। इस तरह की संजीदा इशू में इस तरह की बात आप नहीं रख सकते हैं कि आपको मालूम नहीं है कि कश्मीर की जो हालात इतने बद से बदतर हुए आपकी रणनीति की देन रही, बदौलत हुए मैडम इंदिरा गांधी की रणनीति की देन रही है। आपको तो मालूम ही नहीं है, मालूम नहीं है आपकी मौजूदा इत्तेहाद इखलाक भाईचारा की बात हम लोग पानी पीना, इसलिए हमने पीडीपी के साथ सरकार बनाई है और हम काम कर रहे हैं। बट आपको मालूम नहीं है, आप बिना मतलब के बात करते हो, जानकारी हासिल होनी चाहिए। जो कश्मीर जैसे संजीदा इशू नवीन, क्या आपको लगता नहीं कि जो समस्याओं के पीछे बहुत सारे कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण यह है सुविधाओं की राजनीति, सुविधाओं के अनुसार परिभाषित करना आतंक को? नवीन, देखिए फैज जी, यही मैं कहना चाहता था कि जम्मू कश्मीर की समस्या को हम अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, वोट बैंक की राजनीति के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो शायद हम कभी हल नहीं कर पाएंगे।
अभी इतने गंभीर मसले पर हम लोग बहस कर रहे थे और देश की सुरक्षा के सबसे बड़े अधिकारी के बयान पर जो उनके बयान के बाद जो विभिन्न प्रकार के बयान आए उस पर हम बहस कर रहे हैं और यहाँ राजनीतिक बहस हो रही है, डिमोनेटाइजेशन क्या क्या एडिशन। हमको बहुत गंभीरता से मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कम से कम जम्मू कश्मीर की समस्या को राजनीतिक आईने से जवान शहीद होते हैं उसका खिताब मोदी जी लेके जा रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। आप मुझे बताइए जब से भारत कायम हुआ है, देखिए मोदी जी कर रहे हैं, सोनिया जी कर रही है, ये विषय में नहीं कह रहा हूं। मंच में खड़े होकर बोलते हैं क्या हमने मेरी बात सुन लीजिए महोदय, मेरी बात सुनिए। मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, सोनिया जी की या किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं सारे राजनीतिक दलों से, आप सारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, आप सबके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर को राजनीतिक आईने से, वोट बैंक के आईने से देखना बंद करें। दूसरी चीज, अपने घर की समस्या सुलझाने के लिए पड़ोसी की तरफ ताकना, यह हमारी कमजोरी है। अगर हम अपने घर में बैठ के अपनी समस्याओं को नहीं सुलझाएंगे तो कभी पड़ोसी हमारी समस्याओं को सुलझाने में मदद नहीं करेगा। ये हमारी समस्या है, इसको हमें ही बैठ के सुलझाना होगा। और इसके लिए जिम्मेदार जितने सारे राजनीतिक दल हैं जो जम्मू कश्मीर में है, भारत में है, उनको अपने आईने को दुरुस्त करके, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां के नौजवान हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, इस नजरिए से जब हम देखेंगे तभी ईमानदारी से जम्मू कश्मीर की समस्या पे कुछ हम आगे ठोस पहल कर सकते हैं। और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सुरक्षा के सबसे बड़े अधिकारी के आतंकवाद के खिलाफ बयान पर इस तरह की राजनीतिक बयान आ रहे हैं, चर्चा हो रही है जैसे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं। ये बहुत शर्म की बात है। जी ब्रिगेडियर, जो नवीन श्रीवास्तव ने जो बातें कही हैं, आप कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल पूरा सहमत हूँ। ये बहुत शर्म की बात है कि एक आर्मी के चीफ कुछ बोलते हैं तो अलग अलग पार्टियां उस पर अलग अलग बयान देती हैं। जैसे उन्होंने बोला अगर हम अपना घर ही इकट्ठा नहीं रख सकते तो बाहर वाले क्या हमारा घर ठीक करेंगे? शुरुआत कांग्रेस करती है ना, उनके पास काम कांग्रेस क्या ब्रिगेडियर की बात आप लोग दोनों फिर हंगामा शुरू कर देते। ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे हैं पहले सुन तो लें आप। जी बोलिए। सारी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर, खाली मनोहर पारिकर जी ने कल एक बयान दिया था कि जो आर्मी के ऑपरेशंस में कोई सियासती दखल नहीं दी जाएगी या देनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बहुत सही कहा, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन इसी बात को बाकी पार्टियां भी क्यों नहीं मानने को तैयार है? जी जब आपको मालूम है जी और सबको मालूम है अपने दिल में कि जो जनरल रावत ने कहा बिल्कुल ठीक बात कही है। जी क्या गलत कहा है उन्होंने? जी किसको बचा रहे हैं? आपको हमारे कोई जम्मू कश्मीर से बयान आ रहे हैं कि नहीं ये हमारे बच्चे मार रहे हैं। अरे यार हम बच्चे मारने के लिए थोड़ी गए हैं उधर। वो बच्चों को कौन भेज रहा है पत्थर फेंकने? लेकिन इसका मसला क्यों नहीं देखते? ब्रिगेडियर साहब एक चीज बताएं, आप कह रहे हैं कि जो जनरल रावत ने कही बात सही कही, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलना भी एक बड़ा बिल्कुल बिल्कुल बड़ी वजह है। बिल्कुल। तो दोनों चीजों को एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ा जाए? ऐसा है कि इसलिए इस बात के लिए सियासत को और जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं सबको इकट्ठा काम करना पड़ेगा और एक ही भाषा में बात करनी पड़ेगी। जी। एक तरफ से गवर्नमेंट इंडस्ट्री शुरू करे वहां, जी ठीक है ना। जैसे पहले जूस वहां काफी बनता था, एप्पल का या लेबेरी का, वो सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। जो कुछ वहां होता था वो फैक्ट्रियां बंद है। वो फैक्ट्रियां शुरू करिए आप, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। वो रोजगार मिलेगा तो पथराव कम होगा, पथराव कम होगा तो फौज के फिर ऐसे बयान नहीं आएंगे या बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा बोलूंगा, जी ठीक है ना। तो ये सब लिंक्ड है, कोई चीज अकेले में अपने आप काम नहीं कर सकती। जी। सब फोर्सेस को इकट्ठा मिलके ही उधर काम करना पड़ेगा। संजीदगी के साथ जल्दी से अपनी ये बात कह दें जो ब्रिगेडियर साहब ने सवाल उठाया है इस पे बहुत संजीदगी के साथ। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। और देखिए कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीजें आई हैं, आपने देखा है पहले हमने कई सारी डिबेट करी है आपके साथ, जो अलगाववादियों के पास एक फिर क्योंकि कहना पड़ेगा पिछली सरकारों ने उनके साथ जो सांठगांठ कर रखा था, जो उनको पैकेज जाता था, वो सारी चीजें बंद हो गई। ये बहुत आपको कई बार हम लोगों ने आपके इस डिबेट में बताया है कि उनको बिना मतलब के जो हम पाल रहे थे वो बंद हो गया है। आप यकीन करें कि अभी की मौजूदा सरकार, सुन लीजिए, वो अग्रसर है रोजगार देने के लिए। आप मालूम नहीं, अभी हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि जो युवा है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके साथ वही
तो आप करिए। ब्रिगेडियर नहीं, हम कर रहे हैं। कहाँ कर आपने रहे तो हैं? कभी करा ही नहीं। आपने अरे आपने खत्म कर 45 दिया। साल में आपने 45 साल में कुछ नहीं किया। हमें अभी 2.5 साल का और हमने जो आपको हर चीज बोल चुका हूं, अरे आप नहीं, आप गलत बोलते हो। आप जानते नहीं है जनाब, आप महंगाई आप जानते नहीं है। 2014 में कहां छोड़ के गए थे हमने महंगाई? आज उससे ज्यादा महंगाई है। जवाब दे दो, आप क्या सस्ता किया है आपने? सबसे ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। सस्ता बताइए पहले आप। सस्ता छोड़िए, सस्ता बताइए क्या किया? मैं चाहूंगा कि जनता को पता सुन चले। लीजिए, सुन लीजिए, सस्ता क्या किया? तो रहिए, बता देता हूं। बताइए ना। आपकी सरकार में 2014 से पहले 1 GB का जो रेट था 350 रुपए। अभी आप खुद बता दो 1 GB आप कितने में? जिसमें हमारी सरकार में एक अरे आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या प्राइवेट कंपनी 16 रुपए के चाहते हैं? 16 रुपए के चाहते, क्या बात कर रहे हो? हमारी सरकार में आपके भारतीय जनता पार्टी आपके पास आंकड़ा गलत है। आपके पास आंकड़ा गलत है। आप भी जानते नहीं है जनाब। आपके पास कोई बहस- नॉलेज नहीं है। आपके पास बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है और आप झूठ बोलते हो, गलत इंफॉर्मेशन आप देते हो। जब हमारे क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? अभी तो महंगाई मैंने जब तक मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कश्मीर में कश्मीर का मसला हल किया जाए। कश्मीर में एक नई शुरुआत हो। कश्मीर के नौजवान मेन स्ट्रीम में आए। कश्मीर लेकिन जी अंदर का जैसे हालात पहले फिर हम दूसरी तरफ पहले देखेंगे, जन्नत ने कहा था वैसे ही जन्नत वो बन जाए। जी। हम लोग ये ऐसी चाहते सियासत में हैं नवीन कैसे जन्नत जिसको होगी बहुत कश्मीर? जल्द नहीं एक बहुत लाइन में। बहुत जल्दी ये सरकार जी। देखिए कश्मीर को नवीन, जन्नत बनाएगी। नवीन, अब देखिए, आप देखिए, आप 3 साल के अंदर में खत्म कर दी। अरे आपने गड्ढे में डाला है। नवीन जी ऐसे हालात में कैसे मुमकिन? फिर से वही सवाल आ जा रहा है, बार बार वही सवाल आ जा रहा है। एक लाइन में जवाब देके हम वाइंड अप कर दें। देखिए, इस देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं। मुझको लगता है दोनों लोग शायद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक भी रखते हैं। अगर इतने महत्वपूर्ण मसले पर इनकी एक वॉइस नहीं है तो ये बहुत गंभीर विषय है। जी ठीक है। और दूसरी चीज कि किसने 60 साल क्या किया, किसने 5 साल क्या बड़ी किया, दिक्कत की बात। अगर इसके आरोप प्रत्यारोप में रहेंगे तो कभी कुछ भी नहीं हो सकता जी, है। इससे आगे मैं बढ़ने की दोनों आवश्यकता है। बड़ी पार्टियों के प्रवक्ताओं के माध्यम से ये अपील करता हूं जी, कि जल्दी से। क्या कश्मीर में हुआ, किसकी गलती थी, किसकी नहीं गलती थी, उसके विश्लेषण में जाने की जरूरत नहीं है। जी। अब से अगर ये बड़ी राजनीतिक पार्टियां संकल्प लें कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के उज्जवल करने के लिए, अच्छा करने के लिए कैसे भी बैठ के हम लोग को काम करना है, ये इनको सोचना चाहिए। कैसे विश्वास, अगर ये वाकई जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के लिए गंभीर है। जी ब्रिगेडियर एक लाइन में वाइंड अप करना होगा जल्दी से। जो जनरल साहब ने कहा जी। उस बात को सब माने जी और कोई उसके खिलाफ ना जाए। जी। दूसरा, उधर इंडस्ट्री जो थी पहले, रोजगार था जो जी। इंडस्ट्री का, जी। वो शुरू किया जाए। चलिए ठीक है, मैं रोजगार आपकी बहुत बड़ा बातों से मुद्दा। सहमत हूं। चलिए सब लोग बिल्कुल सहमत आपको हो और जाए तो जनरल ज्यादा साहब को बेहतर सल्यूट है करता हूं। ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके, उस तरफ बढ़ा जा सके। आप तमाम मेहमानों का, नवीन श्रीवास्तव आपका, सैफ अली खान आपका, अनिल हरनाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर आपका, यासिर जिलानी बीजेपी नेता, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हों इसी उम्मीद के साथ हम न्यूज़ 9 में यहीं पे खुद को रोकते हैं अपने मेहमानों के साथ। नमस्कार।